फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम जुलाई 2 का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट न्यूज है, जाइडस कैडिला सीक्स नॉट फॉर वर्ड्स फर्स्ट डीएनए कोविड वैक्सीन। तो जो जाइडस कैडिला है, अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो उन्होंने अप्रोच किया है इंडिया के ड्रग रेगुलेटर को कि जो जाइकोव-डी उनकी वैक्सीन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, उसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया जाए। और ये जो वैक्सीन होगी वो 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन होगी। अगर इसे अप्रूव कर दिया गया तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए वैक्सीन हो जाएगी अगेंस्ट कोविड-19 वैक्सीन। अभी लेट स्टेज ट्रायल्स में पता चला है कि 28,000 पार्टिसिपेंट्स में कि इसकी जो प्राइमरी एफिकेसी वो 66.6% है। जो जाइकोव-डी है वो प्लाज्मिड डीएनए को यूज करती है। बेसिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, जो कि स्पाइक प्रोटीन होता है SARS-CoV-2 को, उसको यूज करेगा। उसकी वजह से सेल्स इन्फेक्ट होंगे और डिजीज करेंगे। उसके बाद जो बॉडी होगी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स बनाएगी, तो इससे एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। तो जाइडस कैडिला 66.6% एफिकेसी है और इसकी जो वैक्सीन है जाइकोव-डी, ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, रेगुलेटर्स हाई टेबल टू कंपनी बोर्डरूम इंडिया इंक्स प्राइस पिकिंग्स। तो अभी तक हम ये देख रहे थे इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें ये सारी चीजें पता चली थी कि जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स है उनको रखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखा जाता है। तो आज उनकी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि ओवर द लास्ट 11 years एटलीस्ट 6 हेड्स ऑफ टॉप रेगुलेटरी बॉडीज एंड 2 सीनियर एसोसिएट्स टुक डायरेक्टरशिप विद प्राइवेट कंपनीज। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेबी, आरबीआई, जो उनमें लोग काम करते हैं या उनके जो गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, उन लोग ने भी पोस्ट ली है ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में। और वो भी कूलिंग ऑफ पीरियड होने से पहले पहले। तो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होते हो कि लगभग 1 साल तक आप कोई ऐसी जॉब नहीं लोगे या 2 साल तक कुछ ऐसी जॉब नहीं लोगे, पोस्ट नहीं लोगे। Among top regulators, मार्केट मॉनिटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का 1 year कूलिंग पीरियड है कि कोई भी उनका चेयरमैन या होल टाइम मेंबर कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर एक्सेप्ट करेगा तो लगभग 1 साल कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 2 साल बोलती है कि आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड होकर किसी भी एंटरप्राइज से लिंक्ड हो तो लगभग 2 साल तक का टाइम गैप रखो उसमें एम्प्लॉय होने से पहले। ऐसी IRDAI का चेयरपर्सन और होल टाइम मेंबर्स कांट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स और एनी कंपनी इन द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years आफ्टर टेन्योर। तो फिर ऑथर ने फिर सबके वो बताए हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इससे पहले ले लिए हैं। तो बस आपको ये पता होना चाहिए जो रेगुलेटर्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि रेगुलेटर जिस चीज को रेगुलेट करते हैं उससे 1 arm डिस्टेंस होनी चाहिए, पर ये सारी चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। तो इससे जो क्वेश्चंस राइज होते हैं वो ये होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज में ये डायरेक्टरशिप्स ले रहे हैं, सीनियर एसोसिएट्स की पोजीशन ले रहे हैं, तो इससे जो इनकी रेगुलेटरी डोमेन में उसमें क्वेश्चन राइज होता है प्रोप्रायरिटी का, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। क्योंकि आप जिसे रेगुलेट कर रहे थे थोड़े दिन पहले आप उसी में पोस्ट ले रहे हो, तो हो सकता है आप उसके लिए कहीं ना कहीं बायस्ड हो पहले भी। तो इन सम केसेस इवन द नॉर्म ऑन कूलिंग ऑफ पीरियड, जो मैंने आपको बताया, जो रिटायर होने के कुछ टाइम तक आप कोई पोस्ट नहीं ले सकते, तो वो वाला कूलिंग ऑफ पीरियड भी नहीं देखा गया बहुत सारी चीजों में। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं, रीज वार्निंग ब्रोकन हेड्स ब्लडशेड इफ बिड टू बुली चाइना। तो अभी हमने देखा था मीटिंग्स हुई थी जिसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने चाइना को ऐसे इनडायरेक्ट बोला था कि बहुत ही ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं वहां पर। तो अब वहां पर सीपीसी की सेंटेनरी थी, वहां पर चाइनीज के प्रेसिडेंट ने ये बोला कि एनीवन हु ट्राइज टू बुली चाइना विल फेस ब्रोकन हेड्स एंड ब्लडशेड। ये बेसिकली उन्होंने इनडायरेक्ट बोल रहे थे यूएस को और अदर पावर्स जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे राइजिंग पावर, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसीज, जो चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन हुआ है, चाइना का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है। और यहाँ पे चाइनीज ने ये भी बोला है, चाइनीज के प्रेसिडेंट ने, कि 1 party रूल पर ही नेशन को स्टिक रहना चाहिए क्योंकि 1 party रूल की वजह से ही वो ग्लोबल प्रोमिनेंस में आए हैं। इससे पहले एक तियानमेन गेट है, तो वो चाइना में ही है जहां पर उनके पहले रिवॉल्यूशनरी लीडर जो थे माओ जेडोंग, वहां पर उन्होंने कम्युनिस्ट रूल की शुरुआत की थी 1949 में। तो तियानमेन गेट की लोकेशन पता हो सकती है थोड़ी बहुत। अब एससी रिजेक्ट सेंटर प्ली टू रिव्यू रूलिंग अगेंस्ट स्टेट पावर ऑन SCBCs। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली प्ली, इनकी पिटीशन डिस्कार्ड कर दी है SCBC से रिलेटेड सेंटर की, जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। तो May 5 की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको रिकॉग्नाइज करने की, उनको आइडेंटिफाई करने की जो एक्सक्लूसिव पावर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी कोटा नहीं दे सकते जॉब्स और एजुकेशन में। तो जो आइडेंटिफाई कर सकते तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो सेंटर ने एक पिटीशन डाली थी कि स्टेट के पास भी ये पावर होनी चाहिए, लेकिन ये इनकी प्ले वो डिस्कार्ड कर दी गई है। तो अब सेंटर के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो क्यूरेटिव रिट पिटीशन करे। अगर आपकी ऐसे रिव्यू पिटीशन चली जाती है तो क्यूरेटिव रिट पिटीशन भी कर सकते हो। तो लास्ट लीगल रिजॉर्ट अवेलेबल है। तो जो जजमेंट था उस जजमेंट में ये बोला गया था, मई में जो जजमेंट दिया गया था
2:3 के स्प्लिट वर्डिक्ट से उसमें मराठा कम्युनिटी को जो रिजर्वेशन दिया था महाराष्ट्र लॉ से, तो उसे हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया है, जिसमें एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया था, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दिया गया था, उसके तहत स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं होती है कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करे रिजर्वेशन देने के लिए। तो ये पावर एक्सक्लूसिवली अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो 102 अमेंडमेंट के तहत ही प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई कर सकते हैं और स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो स्टेट्स के पास ही पावर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्ली डाली थी, जिसे डिस्कस कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद जो अब बेंगलुरु पुलिस है, तो वो अब सस्पेक्ट्स के नेम और फिर उनकी फोटोज ब्लर करके दिखाने लग गई है ताकि मीडिया ट्रायल्स ये सारी चीजें ना हो। तो ऑन जून 23 द सेंट्रल क्राइम ब्यूरो ब्रांच ऑफ बेंगलुरु ने डिसाइड किया कि वो अब लोगों की जो फेसेस होंगे उनको ब्लर कर देगी और जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनकी फोटोज या नेम को नहीं करेगी। तो अगेन द प्रेस रिलीज डिड नॉट नेम द अरेस्टेड पर्सन। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि पुलिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ सस्पेक्ट्स मीडिया में अनाउंस करना बंद कर दे। हाईकोर्ट सेड पुलिस शुड नॉट रिवील डिटेल्स ऑफ केसेस बिफोर इन्वेस्टिगेशन आर कंप्लीटेड। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो आप सस्पेक्ट का नाम नहीं बता सकते, ये सारी चीजें नहीं बता सकते। इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इट सेड प्यूनिटिव एक्शन विल हैव टू बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट पुलिस ऑफिसर्स फॉर वायलेशन ऑफ डायरेक्शंस। और हाईकोर्ट ने ये भी बोला था अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर इस चीज को नहीं मानेगा तो उसके अगेंस्ट प्यूनिटिव एक्शन भी हो सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी गाइडलाइंस देने के लिए 4 हफ्ते दिए गए थे। अब ये क्यों आया था? क्योंकि एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ये बोला गया था अगर पुलिस ऐसे केसेस की डिटेल प्रोवाइड कर देती है इन्वेस्टिगेशन पूरे होने से पहले, तो जो प्रोसेस ऑफ जस्टिस होता है कोर्ट्स में वो हैम्पर होता है, क्योंकि मीडिया ट्रायल्स ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अब ये नेक्स्ट न्यूज है कि अभी बहुत सारे बच्चे स्कूल्स बंद होने की वजह से अपने घर चले गए हैं, तो जो नक्सल की तरफ वो ज्यादा जा रहे हैं और जो मायूस ग्रुप है वो उनको हायर कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उनके लिए बैनर्स वगैरह चीजें बना लेते हैं। तो इन बस्तर ऑफिशियल्स फेयर दैट द 50,000 ऑड चिल्ड्रन नाउ एट होम कुड वी टुवर्ड्स नक्सल्स। तो वो नक्सलिज्म की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो एजुकेटेड, इतने एजुकेटेड तो हैं कि वो बैनर्स लिख सकते हैं, लेटर्स और पोस्टर्स बना सकते हैं माओइस्ट के लिए। और लेकिन वो अभी इतने छोटे हैं कि वो आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड हो सकते हैं, मतलब लिख पढ़ सकते हैं लेकिन साथ ही साथ वो आइडियोलॉजिकली ब्रेन वॉश्ड हो सकते हैं। तो अगर रिसेंट प्रोटेस्ट में देखें तो बहुत सारे बच्चे देखे गए थे जो 16 से 18 वर्ष के थे, वो इसीलिए और इनको मायूस्ट यूज कर रहे हैं माउथ पीसेस और शील्ड्स के लिए। तो मोस्ट ऑफ देम वो एनरोल्ड इन स्कूल अर्लियर। तो पहले वो स्कूल में थे लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से उनके साथ ऐसा हो गया वो स्कूल से बाहर आ गए और वो नक्सल्स की तरफ जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बिलीव दैट माओइस्ट हैव आल्सो स्ट्रेंथेंड देयर रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स। तो और इसकी वजह से जो रिक्रूटमेंट नेटवर्क है माओइस्ट का वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इनएक्सेसिबल विलेजेस में भी अब उनको पूरा 2020 का साल मिल गया जिसमें वो रिक्रूटमेंट कर सकते थे। इससे पहले एक स्कीम चलती थी जिसमें ये जो बच्चे थे उनको छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनको स्कूल में लेकर आया जाता था, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता था। तो एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम अक्रॉस द स्टेट्स नक्सल हिट एरियाज टू हाउस चिल्ड्रन क्लोजर टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। हाउएवर लेकिन कोविड लॉकडाउन की वजह से ये स्कूल सारे बंद है, बच्चे अपने घर वापस चले गए, जिसके कारण वहां पे नक्सल में जो रिक्रूटमेंट है वो सब बढ़ गया। तो अराउंड 30,000 चिल्ड्रन इन 60 पोटा कैबिन स्कूल। तो पोटा वो होते हैं जो बेम्बू से बने होते हैं या तो फिर और इम्पर्मानेंट मटीरियल से बने होते हैं। तो स्कीम इसलिए लाई गई थी जो रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज में बच्चे हैं उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दिया जाए, उनको ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में लाया जाए, रेसिडेंशियल स्कूल्स में रखा जाए ताकि उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स के बारे में न्यूज है। स्ट्रे डॉग्स हैव राइट टू फूड एंड पीपल हैव राइट टू फीड देम। हाई कोर्ट अब ये देखा गया कि एनिमल्स, हाई कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि एनिमल्स के पास राइट है अंडर लॉ कि उनको कंपैशन के साथ ट्रीट किया जाए और रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने आज बोला है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को कि आप कुछ एरियाज डेजिग्नेट कर दो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ मिलकर कि हाँ इन एरियाज में कम्युनिटी डॉग्स को आप फीड कर सकते हो, ताकि वो दूसरे जो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स हैं उसको हार्म ना करे। तो स्टेटिंग इट वाज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, क्योंकि ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करे। तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को कि RWA के साथ मिलकर आप एक एनिमल वेलफेयर कमेटी भी बनाओ। कम्युनिटी डॉग्स के पास सारा राइट है कि राइट टू फूड और सिटीजंस हैव द राइट टू फीड कम्युनिटीज डॉग, ठीक है। बट इन एक्सरसाइजिंग दिस राइट केयर एंड कॉशन रखना चाहिए ताकि जो दूसरों के राइट्स हैं उन पे कोई हार्म ना आए। तो हिंड्रेंस, हेरेसमेंट एंड न्यूसेंस टू अदर इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उस बात का ध्यान रखने के लिए बोला गया कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिलकर, एसोसिएशन के साथ मिलकर कुछ एरियाज डिमार्केट कर देगा कि यहाँ पर ही आप फीड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब ईयू ग्रीन पास रो, तो जो यूरोपियन यूनियन ने अपना डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट बनाया था उसमें इंडिया की वैक्सीन को नहीं इंक्लूड किया था, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नेशंस है उनमें से बहुत सारे मेंबर नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिया की कोविशील्ड। तो 9 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन हैव कन्वेड टू द इंडियन गवर्नमेंट दैट दे विल एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 विद कोविशील्ड विद द बॉर्डर्स। अब ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आयरलैंड एंड स्पेन, इन सब ने इंक्लूड कर दिया कोविशील्ड को। इसके अलावा स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, इनने भी इंक्लूड कर लिया। जो ईयू ने अपना डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट फ्रेमवर्क लेकर आए थे उसमें उन्होंने कोविशील्ड को बाहर रखा था। तो इंडिया ने ईयू के मेंबर स्टेट्स को बोला था कि आप कोविड वैक्सीन जो इंडिया की है, कोविड-19 वैक्सीन जो भी ऑथराइज कर दी गई WHO द्वारा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो सोर्सेज का ये कहना है कि इंडिया ने बोला था कि वो रेसिप्रोकल पॉलिसी रखेंगे, अगर इंडिया की वैक्सीन को इंक्लूड किया गया तो इंडिया भी उनको मैंडेटरी क्वारंटीन से हटा देगा, कि अगर यूरोपियन यूनियन के कोई भी लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको मैंडेटरी क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। अब WHO ने यहाँ पर ये बोला है, जो कोविड-19 वैक्सीन जो WHO ने रिकॉग्नाइज की है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, तो वो बाकी कंट्रीज भी रिकॉग्नाइज करें तो बहुत ठीक बात रहेगी। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेड थर्सडे दैट एनी कोविड-19 वैक्सीन इट हैज ऑथराइज्ड फॉर इमरजेंसी यूज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कंट्रीज एज दे ओपन अप देयर बॉर्डर्स टू इनोकुलेटेड ट्रैवलर्स। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे गोगोई, अखिल गोगोई थे, तो यूएपी के उनके ऊपर चार्जेस थे, पर उनको अब वो वॉक फ्री हो गए, अब उनको छोड़ दिया गया है और ये देखा गया कि प्राइमा फेसी में उनके अगेंस्ट जो चार्जेस थे वो नहीं प्रूव हो रहे हैं। तो इन द 120 पेज ऑर्डर द कोर्ट सेड देयर वाज नो प्राइमा फेसी मटेरियल्स टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट द accused person and the ends of justice's demands that the accused be discharged without making him suffer the process of trial। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया, जो एनआईए जैसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया और जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो बहुत ही ज्यादा डिस्करेजिंग है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि एनआईए जैसी एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसका काम है कि सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे, कंट्री को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द मेनेस ऑफ टेररिज्म, तो कोर्ट की बहुत हाई होप्स होती है ऐसी एजेंसीज के साथ कि अपना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करेंगे। लेकिन उसके बाद भी हाई कोर्ट का ये कहना है कि हम मानते हैं कि ये वाला केस सिर्फ एक एक्सेप्शन रहेगा, बाकी आगे वो अपना काम ठीक से करेंगे। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ऑर्डिनरी बंस, ब्लॉकेट, शटडाउन या फिर ये सब प्रोटेस्ट के पार्ट है, इनको आप किसी टेररिज्म से लिंक नहीं कर सकते कि इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द इंडिया थ्रेटन होगी, ये सारी चीजें नहीं है, ये सब सिर्फ राइट टू प्रोटेस्ट में आता है। जो थ्रेटेंड द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, तो हाई कोर्ट का कहना है ये बहुत ही ग्रेव कॉनोटेशन हो सकता है इस टर्म का, और ये एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, इसमें सिर्फ आप बंद, ब्लॉकेट्स इन सब को इंक्लूड नहीं कर सकते कि इससे इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया खतरे में आ गई। अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर के लीडर्स की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो अब जो कारगिल पैनल है वो मीट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट से, जी किशन रेड्डी। तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी कि उनको स्टेटहुड चाहिए लद्दाख के लिए और रिस्टोरेशन चाहिए आर्टिकल 370 और 35A का, और उन्हें ये भी डर है कि जो उनका कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, लैंड और जॉब्स, उसकी सेफ्टी कैसे है, उसकी सेफगार्ड कैसे हो। तो पहले उनकी ये डिमांड थी उनको शेड्यूल 6 में इंक्लूड कर दिया जाए, पर अब उनकी ये डिमांड है कि उनको फुल स्टेटहुड चाहिए लद्दाख के लिए। यहाँ पर होम मिनिस्टर ने आईपीएस प्रोबेशनर्स को ये बोला है कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो जब लोग जाते हैं तो उनका मेन एम होता है पब्लिसिटी लेना, फिर वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। तो होम मिनिस्टर अमित शाह थर्सडे एडवाइज्ड इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर्स टू अवॉइड सोशल मीडिया और पब्लिसिटी के पीछे ना भागें। शाह आस्क्ड देम टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कंसर्न ऑफ द पुअर, दलित्स एंड ट्राइबल पीपल। तो उनका ऐसा है कि उन्होंने बोला कि एलिगेशंस ये हैं कि कभी तो बहुत ज्यादा एक्शन ले लिया जाता है, कभी किसी केस पे एक्शन ही नहीं लिया जाता। तो बेसिकली उन केसेस पे एक्शन लिया जाता है जिसमें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नॉइज हो जाती है इस केस के बारे में, तो पब्लिसिटी के पीछे उन सारे केसेस पर तो एक्शन ले लिया जाता है, लेकिन जो नॉर्मल केसेस जो सोशल मीडिया पे नहीं आते उनके अगेंस्ट एक्शन ही नहीं लिया जाता है। तो पुलिस शुड अवॉइड दीज एंड मूव टुवर्ड्स जस्ट एक्शन। तो पुलिस को एक नेचुरल एक्शन करना चाहिए, नहीं एक्सट्रीम पे बिल्कुल चले जा रहे हैं। तो जस्ट एक्शन मीन्स नेचुरल एक्शन एंड द पुलिस शुड अंडरस्टैंड द लॉ एंड डू द राइट थिंग। द अर्ज टू सीक पब्लिसिटी हिंडर्स वर्क, उनका ये कहना है कि अगर आप पब्लिसिटी को सीख करते हो तो फिर आपके काम में ये बाधा होता है। ऑल्दो ये बहुत ही डिफिकल्ट है सोशल मीडिया से दूर रहना ऐसे टाइम्स में, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को इससे दूर रहना चाहिए और अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। गवर्नमेंट नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू मेडिकल सेक्टर एंड इमीडिएट कंसर्न। तो सीजेआई का ये कहना है जो गवर्नमेंट है वो अभी भी मेडिकल सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं दे रही है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ही ऑल्सो आस्क्ड व्हाई मेडिकल प्रोफेशनल्स आर एट द रिसीविंग एंड ऑफ समवंस फेलियर। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स हमने देखा जैसे डॉक्टर्स को लोग बीट करने लगते हैं, तो ये सारी चीजें किसी और के फेलियर की वजह से उन्हें क्यों झेलने पड़े। द मेडिकल बॉडीज और कंसर्न एजेंसीज इन द गवर्नमेंट हैव टू पुट देयर हेड together to address these concerns, only then we sincerely greet the doctors। ये सारी बातें उन्होंने वर्ल्ड डॉक्टर्स डे पे बोली थी जो कि 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो उन्होंने बोला ये बहुत ही सैडनिंग है कि डेट आर डॉक्टर्स आर बीइंग ब्रूटली अटैक्ड व्हाइल ऑन ड्यूटी
व्हाई इज दैट द मेडिकल प्रोफेशनल्स आर एट द रिसीविंग एंड फॉर समवन एल्सेस फेलियर। तो उन्होंने और दिक्कतें बताई हैं, जैसे कि इनसफिशिएंट मेडिकल प्रोफेशनल्स है, वो तो है, डॉक्टर में दिक्कत, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिसिन की कमी हो जाती, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी नहीं दे रही है मेडिकल सेक्टर को, और जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स है उनके अंदर प्रॉफिटेरिंग की वो आ गई है कि हमें प्रॉफिट कैसे कमाना है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं मेडिकल सेक्टर में कौन कौन सी दिक्कतें, मेडिकल प्रोफेशनल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अभी टेस्ला गुजरात ने ऑफर किया लैंड टेस्ला को, ऐसे कर्नाटका ने भी किया, महाराष्ट्र ने भी किया है, तो अब कहाँ पर टेस्ला खुलती है, ये वाली बात है। अब हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। ये पहला एडिटोरियल खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और रिलीजियस सोल कि हमारे यहाँ कितनी रिलीजियस डाइवर्सिटी है, हम कितने टॉलरेंस रखते हैं, ये सारी चीजें। सेकंड, डाउरी के बारे में कि डाउरी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ऑथर ने बोला दे आर सो कॉमन दैट इफ अ यंग वुमन डाइज विद बर्न्स और अदर इंजरीज। तो डाउरी इतनी कॉमन है कि यहाँ तक कि अब तो ये माना जाता है कि 7 साल के अंदर अंदर विमेन की डेथ हो जाती है, शादी के 7 साल के अंदर अंदर, तो इसको डाउरी डेथ ही माना जाएगा। तो ऑथर ने बोला हम ऐसी एज में रहते हैं जहाँ पे मॉरल आउटरीच सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फास्टर फैलता है, येट डाउरी डेथ वो निडल को मूव नहीं कर पाती मॉरल कंपस। तो ऐसा क्यों है, लोगों को फर्क क्यों नहीं पड़ता। ऑथर ने बोला यहाँ पे लेजिस्लेशन की बात नहीं, क्योंकि डाउरी लेजिस्लेशन तो 60 साल पहले आ चुका है, और केरला जैसे देश में डाउरी डेथ, केरला जैसे स्टेट्स में डाउरी डेथ हो रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। तो केरला की तो टोटल लिटरेसी रेट है 100% लिटरेसी है वहां पर ऑलमोस्ट, उसके बाद भी वहां पर हम देखें डाउरी डेथ्स बढ़ रही है। तो इसका ऑथर ने रीजन बताया है। तो ऑथर ने बोला सबसे पहले तो हमें रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स बदलने की जरूरत है, जो लोग डाउरी एक्सेप्ट करते हैं उसको सोशल स्टिग्मा बनाने की जरूरत है। सुपरस्टार्स हैं वो एंडोर्स करेंगे डाउरी नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि जो युवा हैं वो भी इसके बारे में बोले। विमेन शुड फ्लैटली रिफ्यूज टू गिव डाउरी। इसके अलावा औरतें बिल्कुल डाउरी देने से मना करते हैं, मेन भी इसको लेने से मना करते हैं। जैसे ये बोलते हैं नहीं नहीं हम डाउरी नहीं दे रहे, हम तो गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी बंद होनी चाहिए। तो लार्जर कॉन्टेक्स्ट ये कि डाउरी इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेजेंस है विमेन की वो वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा कम है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है उनके पास। तो विमेन को सपोर्ट करना चाहिए कि वो जॉब्स लें। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेव करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हायरिंग में कम करना चाहिए, जैसे ज्यादातर मेन को हायर किया जाता है विमेन को नहीं किया जाता है। अफर्मिंग वर्क प्लेस एनवायरमेंट्स बनाना चाहिए, और मेन को भी बोलना चाहिए कि वो भी डोमेस्टिक वर्क और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें। तो डिस्क्रिमिनेशन हर चीज में आपको दिखेगा, बचपन से लेकर बड़े तक। तो स्टेट्स को इन जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा में देखना चाहिए और इस जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस करना चाहिए। तो बॉयज और गर्ल्स को बचपन से ही सिस्टमैटिकली सेंसिटाइज करना चाहिए जेंडर इक्वालिटी में। जैसे कि हमेशा मैन पावर यूज किया जाता है, तो इसको किसी जेंडर न्यूट्रल इक्विवेलेंट से रिप्लेस किया जाना चाहिए। जैसे सर्वे क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें हेड ऑफ द फैमिली को हमेशा ये अज्यूम किया जाता है मेल ही होगा, ऐसा नहीं, हस्बैंड और वाइफ को ऐसे मानना चाहिए कि ये जॉइंट हेड्स हैं। एज फॉर डोमेस्टिक वायलेंस देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस। अब डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में डोमेस्टिक वायलेंस होती भी है तो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, एक बार हुआ है वापस चली जाओ, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फैमिली शुड स्टोर एविडेंस एंड रिपोर्ट एट वंस। एक बार में एविडेंस सारी स्टोर कर लो और एक बार में रिपोर्ट करें, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग बैटर्ड विमेन बैक। ठीक है, उस औरत को वापस उसके फिर वहां मत भेजें कि नहीं आप वापस चले जाओ, कोई बात नहीं एक बार हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम्स मस्ट बी एक्सपेंडेड टू हेल्प विक्टिम्स विद शेल्टर। सपोर्ट सिस्टम्स बनाने चाहिए कि कुछ विक्टिम्स हैं तो उनको शेल्टर प्रोवाइड हो सके, काउंसलिंग प्रोवाइड हो सके, लीगल फॉलोअप हो सके, लाइवलीहुड सपोर्ट हो सके, क्योंकि विमेन लाइफ लॉन्ग विक्टिम्स नहीं है, बल्कि उनको हमें एम्पावर्ड सर्वाइवर्स बनाना है जो कि जस्टिस और डिग्निटी मांग रही हैं। अब इसको मास मूवमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन जो कि प्रोटेक्ट करता है वुमेन्स राइट को, तो मैरिज रजिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। पंचायत सेक्रेटरीज के लेवल पे मैरिज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि सारी रूरल फैमिलीज आसानी से मैरिज को रजिस्टर करा सकते हैं। सिमिलरली मिलियंस ऑफ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव बीन अ क्वाइट फोर्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। अब जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको यूज कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, जैसे कि उससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है लोगों में। हाउएवर द नियरली एक्सक्लूसिव फोकस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज हैज बीन एट द एक्सपेंस ऑफ सोशल अवेयरनेस इन जेंडर कॉन्साइटेशन। तो सोशल अवेयरनेस भी बढ़ानी है। दीज ग्रुप्स हैव बीन ओरिएंटेड अबाउट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड द एक्जिस्टेंस ऑफ लोकल सपोर्ट सिस्टम। तो लोकल सपोर्ट सिस्टम देना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करना है, अवेयरनेस फैलानी है, सॉलिडारिटी दिखानी है, तभी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप भी एक रोल प्ले कर सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा इक्वल सोसाइटी बिल्ड करने में। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, तो इसमें डिफाइन किया गया, ये चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना द्वारा है ये बातें बोली गई थी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ में क्या अंतर है। तो लॉ की अगर डेफिनेशन देखो तो लॉ वो चीज है, एक टूल है सोशल कंट्रोल का जो कि सॉवरन से बैक्ड होता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड होता है। ऑथर ने बोला लेकिन ये डेफिनेशन जो है ये अधूरी है। लॉ तब तक लॉ नहीं होगा जब तक उसमें जस्टिस और इक्विटी ना हो। तो लॉ अनलेस इट इम्बाइब्स विद इन इटसेल्फ द आइडियल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी।
आई थिंक एनी लॉ बैक बाय सॉवरेन मस्ट बी टेम्पर्ड बाय सर्टेन आइडियल्स और टेनेट्स ऑफ जस्टिस। तो कोई भी लॉ अगर सॉवरेन ने बैक कर दिया उसके बाद भी उन्हें जस्टिस के प्रिंसिपल पे चेक किया जाना चाहिए। अगर वो जस्टिस के प्रिंसिपल पे खरे उतरते हैं तभी वो रूल ऑफ लॉ है। क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनियल पावर भी तो लॉ बनाती थी, पर वो रूल ऑफ लॉ नहीं था, वो रूल बाय लॉ था। वो लॉ का हेल्प करके यहाँ पर शासन करना चाहती थी। तो ब्रिटिश कॉलोनियल पावर यूज द लॉ एज अ टूल ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेशन, इन्फोर्सिंग इट अनइक्वली ऑन द पार्टी। जैसे डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स ब्रिटिश के लिए बनाएंगे, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स इंडियंस के लिए बनाएंगे, तो उनके लिए जो यूज किया जाएगा वो रूल बाय लॉ होगा रेदर देन रूल ऑफ लॉ, क्योंकि वो यूज करते थे इंडियन सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर हमारे पास इंडिपेंडेंस आई, हमने रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया। अब ऑथर ने बोला कि लॉ के क्या क्या कंसेप्शन होने चाहिए। तो पहला कंसेप्शन ये है कि लॉ क्लियर और एक्सेसिबल होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लॉ है, कि बहुत ही सीक्रेटिव लॉज नहीं होने चाहिए। जो सोसाइटी के लिए लॉज है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, सेकंड प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, ये नहीं कि वल्नरेबल है तो वल्नरेबल सेक्शन से तो वो अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पॉवर्टी इलिटरेसी की वजह से। सबको लॉ के सामने इक्वालिटी होनी चाहिए। तीसरा, इसी में ही अनदर एस्पेक्ट ऑथर ने बोला, जेंडर इक्वालिटी। जो लीगल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन नॉट ओनली इनेबल्स देम टू एडवोकेट फॉर देयर राइट्स एंड नीड्स इन द सोसाइटी बट इट ऑल्सो इंक्रीज द विजिबिलिटी इन द लीगल रिफॉर्म प्रोसेस। तो जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए, जो लॉज वुमेन और मेन दोनों के लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए। तीसरा ऑथर ने ये बोला है, राइट टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएशन एंड रिफाइनमेंट ऑफ लॉज। जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए लॉज बनने के लिए। तो इंडिया में ऐसा होता है क्योंकि जो हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करके भेजते हैं, जो हम हमारे एमएलए एमपी भेजते हैं, वो हमारे लॉज बनाते हैं, तो एक्चुअली वो लो ही इंडिया के लॉज बना रहे हैं। तो द वेरी एसेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी इज दैट इट्स सिटीजनरी हैज अ रोल टू प्ले डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इन इंडिया ये इलेक्शंस के थ्रू होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, हम हमारे थ्रू एमएलए एमपी इलेक्ट होते हैं, वो हमारे लिए पार्लियामेंट लॉ बनाता है। और जो चौथी चीज है वो ये है, जो जुडिशियरी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। साथ में ऑथर ने ये बोला है कि सिर्फ आप 5 साल में रूलर चेंज कर दे रहे हो तो उसकी वजह से ये नहीं बोल सकते कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। नहीं, इलेक्शंस डे टू डे पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस होने चाहिए, क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लोग अपने प्रोटेस्ट को वॉइस कर सके। तो ये इंटीग्रल है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। और जो जुडिशियरी का ये आइडिया है कि वो गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उससे फोर्थ प्रिंसिपल पे हम आते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होनी चाहिए। तो जुडिशियरी प्राइमरी ऑर्गन है जो कि ये देखता है कि जो भी लॉज बन रहे हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में बन रहे हैं। तो मेन फंक्शन है जुडिशियरी का कि वो जुडिशियल रिव्यू करती है लॉज की। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दिस। सुप्रीम कोर्ट ने इस जो जुडिशियल रिव्यू के फंक्शन है उसको बेसिक प्रिंसिपल में भी तब्दील कर दिया ताकि पार्लियामेंट इस प्रिंसिपल को कभी भी कर्टेल ना कर सके। द रोल ऑफ द जुडिशियरी, जो स्कोप है जुडिशियल एक्शन का वो लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ जुडिशियरी जो होती है वो फैक्ट्स की बेसिस पे लॉ को चेक करती है। तो दिस लिमिटेशन, अब ये जो लिमिटेशन है जुडिशियरी में, यहाँ पर जरूरत होती है दूसरे ऑर्गन्स की जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, कि वो भी पूरा ध्यान रखें जो लॉज हैं वो टेनेट्स ऑफ जस्टिस को यूज करते हुए बने। तो दिस लिमिटेशन कॉल्स फॉर अदर ऑर्गन्स टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड इंश्योरिंग जस्टिस इन द फर्स्ट प्लेस। अब फॉर द जुडिशरी टू अप्लाई चेक्स एंड गवर्नमेंट पावर एंड एक्शन इट हैज टू हैव कंप्लीट फ्रीडम। अब जो जुडिशरी है वो चेक्स लगा पाए गवर्नमेंटल पावर और एक्शन के लिए, उसके लिए कंप्लीट फ्रीडम होना जुडिशरी के पास बहुत ज्यादा जरूरी है। जुडिशरी को किसी भी तरीके से कंट्रोल ना किया जाए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, नहीं तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगा। एट द सेम टाइम कभी कदार किसी भी केस की इमोशनल पिच बहुत ज्यादा हो जाती है, सोशल मीडिया के थ्रू से एम्पलीफाई कर दिया जाता है। तो जजेस को इस फैक्ट के लिए माइंडफुल रहना चाहिए कि जो नॉइज है जो एम्पलीफाई हो रही है सोशल मीडिया की वजह से, उसके बाद भी जजेस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, वो मेजोरिटी पब्लिक ओपिनियन की उससे ना जाए, वो इस बात से जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देयरफॉर मीडिया ट्रायल्स कांट बी अ गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग केसेस। बहुत सारे केसेस में मीडिया ट्रायल शुरू हो जाते हैं तो जजेस को उसमें भी स्वे नहीं होना है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपनी पूरी इंडिपेंडेंस के साथ कोई भी जजमेंट दे। तो इट इज देयरफॉर एक्सट्रीमली वाइटल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली विदस्टैंड ऑल एक्सटर्नल एड्स एंड प्रेशर। तो ऐसा बहुत सारा डिस्कशन होता है कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रेशर आता है, तो और यहाँ पे जस्ट सीजे के ये भी बोलना है जो प्रेशर है वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स की वजह से भी आ सकता है, वो भी इंस्टीट्यूशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव है इस बारे में भी डिस्कशन शुरू किया जाए कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स कैसे इफेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस को। Above, however, should not be understood as a meaning that judges and the judiciary need to completely disassociate from what is going on. यहाँ पे सीजीआई का ये भी कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि जो इंस्टीट्यूशन से वो अपने आप को पूरी तरीके से डिसोशिएट कर ले जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं है क्योंकि जजेस किसी आइवरी कासल्स में नहीं रहते हैं, जो भी सोशल इश्यूज हैं वो उनको देखने चाहिए, लेकिन वो जो भी जजमेंट दे वो अपना बिना फेयर और फेवर के दें, किसी भी इलविल या अफेक्शन से ना दें। अप्लाइज इक्वली टू गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज। तो कोई गवर्नमेंट एंटिटी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी दोनों को इक्वली ट्रीट करके कोई भी जजमेंट दे। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जज की होती है कि अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और लॉस करें। फिर वहां पे उन्होंने गुराजड़ा की एक यूनिवर्सल डेफिनेशन दी है कि नेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो नेशन सिर्फ टेरिटरी नहीं होती है, नेशन होते हैं उसके लोग। तो जब लोग प्रोग्रेस करते हैं तभी एक नेशन प्रोग्रेस करता है। अब हम नेक्स्ट पेज डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट पे एक्सप्लेन सेक्शन में फर्स्ट वही है ज़ाइकोव-डी वैक्सीन जो कि जाइडस कैडिला की है और इसकी एफिकेसी कैसी रही और वो कैसे यूज की जाएगी, ये सब इंपॉर्टेंट है। फेसिंग अप टू ड्रोन चैलेंज, तो ड्रोन चैलेंज के लिए इंडिया ने अभी तक क्या क्या कर रखा है। तो मॉडर्न ड्रोन्स को मिलिट्री में बहुत सिंस 1990 से यूज किया जा रहा है, जैसे कि यूएस ने यूज किया था गल्फ वॉर के लिए। तो अब इंडिया का एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो लास्ट फ्यू ईयर्स में इंडिया और उसके एनिमीज फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं ड्रोन सर्विलांस अगेंस्ट ईच अदर। लास्ट 3 ईयर्स में हम देख रहे हैं कि ड्रॉपिंग वेपन्स, एमिनेशन और ड्रग्स के लिए भी यूज किया जा रहा है ड्रोन्स को। तो हाउ टू टैकल देम, उन्हें टैकल कैसे किया जाए। तो ड्रोन अटैक्स को डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कन्वेंशनल रडार सिस्टम्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और कभी कभी वो बर्ड के लिए भी कंफ्यूज कर दिए जाते हैं कि ड्रोन नहीं है कोई बर्ड होगा। तो करंटली बॉर्डर फोर्सेस इन इंडिया लार्जली यूज आई साइट टू स्पॉट ड्रोन्स। तो अभी तो बॉर्डर फोर्सेस आई साइट को यूज करते हैं ड्रोन्स को स्पॉट करने के लिए और उनको शूट डाउन करते हैं अगर ऐसा दिखता है। तो ये बहुत ही टफ होता है, जो रग ड्रोन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत ऊपर हाइट में होते हैं, तो उनको आईसाइट के थ्रू तो आप स्पॉट नहीं कर सकते हो और कन्वेंशनल रडार्स के थ्रू वो हो नहीं पा रहे हैं डिटेक्ट। तो इंडिया हैज बीन एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजीज टू डिटेक्ट एंड डिसेबल ड्रोन्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज और शूट देम डाउन यूजिंग लेजर गन्स। तो इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं ताकि हम ड्रोन्स को डिसेबल कर सकें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज के थ्रू या फिर उनको शूट डाउन कर सकें लेजर गन्स के थ्रू। Technology to disable their navigation, interfere with the radio frequency or just fry their circuits using high energy beams have also been tested। तो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, उनके नेविगेशन के साथ इंटरफेयर कर लो या तो उनके रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेरेंस कर दो या तो उनके सर्किट्स जो हाई एनर्जी बीम्स है उसकी वजह से कर दो ताकि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन अभी तक ये सारी टेक्नोलॉजीज फुल प्रूफ नहीं प्रूवन हुई है। तो वन वुड आइडियली लाइकली टू हैव अ टेक वॉल, तो हम एक टेक वॉल बना सकते हैं ताकि जो ड्रोन्स हैं वो दूसरे बॉर्डर से हमारी तरफ आ ही ना पाए। तो टेक वॉल का एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ड्रोन अटैक्स उस सेम कंट्रीज से भी तो लॉन्च हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर स्वार्म ड्रोन्स की दिक्कत आ जाती है कि बहुत सारे ड्रोन्स होंगे तो जो डिटेक्शन सिस्टम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा इसमें रग ड्रोन है और कौन सा उसे शूट डाउन करना है। अब और भी कौन से चैलेंजेस हैं, तो ड्रोन्स हैव अ कंट्रोल एंड डिलीवरी मैकेनिज्म एंड टू काउंटर देम ही सेड आइदर यू कैन, या तो हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें जैमिंग से या तो कोई एक उनका जो डिलीवरी मैकेनिज्म उसे कंट्रोल करके। तो अभी तक हमें ये पता चला जो कन्वेंशनल रडार है वो ड्रोन्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो हम ड्रोन को डिसेबल कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज या तो फिर उनको शूट डाउन कर सकते हैं लेजर के साथ, लेकिन ये सारी चीजें अभी फुल प्रूफ नहीं है। अदर चैलेंजेस मैंने आपको बताया, जैमिंग कर सकते हैं या तो फिर उनका डिलीवरी मैकेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इंडिया के पास एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो डीआरडीओ ने इसे पायलट बेसिस पे बनाया था एक डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय टेक्नोलॉजी फॉर ड्रोन्स, लेकिन अभी तक ये मास प्रोडक्शन में नहीं है। तो डीआरडीओ ने इसे यूज भी किया है वीवीआईपी प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जांपल रिपब्लिक डे पैरेड्स और इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में। तो जो डीआरडीओ का सिस्टम है वो यूज करता है ड्रोन को लेजर के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है हार्ड किल, या तो फिर ड्रोन के सिग्नल को वो जैम कर देता है सॉफ्ट स्किल। तो जो डीआरडीओ का सिस्टम है बहुत ही अच्छा, वो हार्ड स्किल भी है सॉफ्ट स्किल भी है क्योंकि वो ड्रोन को लेजर के साथ डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसके सिग्नल्स को जैम भी कर सकता है। और उसका 360 डिग्री रडार है जो कि माइक्रो ड्रोन्स तक को रिकॉग्नाइज कर सकता है अप टू 4 किलोमीटर, और अदर सेंसर्स जो कि इसको 2 किलोमीटर के अंदर अंदर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट स्किल की रेंज 3 किलोमीटर और हार्ड किल की रेंज लगभग 150 मीटर एंड 1 किलोमीटर। तो ये हार्ड किल भी कर सकता है, सॉफ्ट किल भी कर सकता है। अब इंडिया का प्लान क्या है कि इसको यूज करेंगे वॉरफेयर में, तो अभी तक तो इसका यूज नहीं आया है, लेकिन इंडिया इंडक्शन करने की बात कर रहा है। लास्ट ईयर नेवी गॉट 2 अनआर्म्ड सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स ऑन लीज फ्रॉम द यूएस। तो लास्ट ईयर ने यूएस से 2 प्रेडेटर ड्रोन्स लिए थे, सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे डेल्टा वेरिएंट सर्ज हो रहा है तो उसकी वजह से आउटब्रेक बहुत ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे ताल वॉल्केनो जो कि फिलीपींस में आ सकता है उसकी वजह से मास इवैक्यूएशन किया जा रहा है। तो अलर्ट फॉर द ताल वॉल्केनो अबाउट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ मनीला। तो ताल वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एक्टिव वॉल्केनोज है, और जब 311 मीटर में ये 1911 में इसने लगभग 1300 लोगों की जान ले ली थी। तो मैग्मा जब कांटेक्ट करता है क्रेटस वाटर के साथ तो वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं फ्रिएटो मैग्मेटिक इरप्शन। तो फ्रिएटो मैग्मेटिक इरप्शन ये आपको पता होना चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ये देखा गया कि आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो कि आरबीआई निकालता है, तो आरबीआई का ये कहना है जो एनपीए वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इंडिया ने क्वेश्चन किया कि बेड लोन्स जो बैंकिंग सिस्टम है वो राइज कर सकते हैं और 11.22% को हिट कर सकते हैं। तो सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में पता चला कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है, जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स है जो G7 कंट्रीज ने ये आइडिया मूव किया था तो उसको 130 कंट्रीज ने बैक किया है। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नेगोशिएटिंग अ ग्लोबल ओवरहॉल ऑफ क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन ऑफ मल्टीनेशनल, जिसमें कि ये प्लान था जो ये कंपनीज कॉर्पोरेट कंपनीज उनको लगभग 15% तो एटलीस्ट टैक्सेशन होना चाहिए, तो उसके लिए 130 कंट्रीज ने बैक किया है। तो पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट जिसने टॉक्स को होस्ट किया था, उन्होंने ये बोला कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% का होना चाहिए, उसकी वजह से जो एडिशनल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू है $150 बिलियन ईल्ड कर सकता है। तो ये सारी चीजें, आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।